बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। आज कोई आम या मामूली सा दिन नहीं था, आज बहुत ही गैर मामूली दिन रहा। उसकी वजह यह है कि आज सुबह से ही सबको पता चल गया था कि DGISPR की एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है जिसके अंदर वो ज़रूर कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। और बिल आखिर वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मच अवेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर डेफिनेटली हमने बात करनी है, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आते ही वो जो मुझे थोड़ी सी गलत फहमी थी कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे या नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो वो गलत फहमी मेरी दूर हो गई। एक्चुअली हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि इन हालात को नॉर्मल करना पड़ेगा। और नॉर्मल करने के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की गई। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसकी एक एक जुमला, एक एक लफ्ज़, एक एक फिगर जो दिया गया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसको मैं अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इसका देखूं और आप तक पहुंचाऊं, तो उसका ये था कि वो तमाम लोग जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, चाहे वो इदारे के यानी फ़ौजी भाई क्यों ना हो, चाहे वो सियासतदान क्यों ना हो, चाहे वो सियासी लीडर्स क्यों ना हो, और चाहे वो सियासी कारकुनान क्यों ना हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर मैं आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मोटी बात बताऊं, तो वो मोटी बात जो आपको अपने पल्ले बांध लेनी है, वो बात ये है कि आज ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली हुई, नाम नहीं आए सामने, लेकिन ये अनाउंसमेंट ऑफिशियली हुई कि एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 जो बड़े लेवल के अफसरान हैं उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। इसके अलावा 7 ब्रिगेडियर लेवल के लोग हैं, और इस समेत और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इदारे के अंदर मौजूद है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 102 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वन लाइनर यह है कि अगर इदारे ने अपने बंदों को नहीं छोड़ा है जो कि मुलव्विस पाए गए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, 9 मई को जो पाकिस्तान को आग लगाई गई, कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो अटैक किया गया, जलाया गया, घेराव हुआ, वायलेंस हुआ, इंतशार फैला, अगर उसमें लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर को, जनरल को अगर माफी नहीं है या अगर उनके साथ रियायत नहीं बरती जा रही जो आज ऑफिशियली अनाउंस हुआ, तो फिर सियासतदान और जो आम कारकुन हैं वो ये भूल जाएं कि माफी नाम की कोई चीज या कोई लफ्ज उनके लिए किसी भी डिक्शनरी के किसी कोने में शायद लिखा भी हुआ है। अब जब मैं ये कहती हूं ना कि हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे, वो इसलिए क्योंकि हमें ये लग रहा था कि एक उबाल है, लोगों का गुस्सा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उनके फॉलोअर्स का, उनके लीडर्स का गुस्सा है जो उन्होंने निकाला, वक्ती उबाल है, सेटल डाउन हो जाएगा। ये सेटल डाउन नहीं होगा, इसको सेटल डाउन करना पड़ेगा। और यही सेटल डाउन करने के लिए आज इदारे ने अपना खुल करके मौक़िफ़ बताया कि अगर हम ये कर सकते हैं और हम ये कर रहे हैं, तो बाकी इदारे जो हैं उनको भी एक्टिवेट होना पड़ेगा, कानून को अपना रास्ता लेना पड़ेगा, और जितने भी लोग इस गंदी घिनौनी कार्रवाई में मसरूफ रहे हैं, मुलव्वस रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होगा। आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ और इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर मजीद क्लैरिटी, तमाम तर जितने भी गुनाहगार हैं वो कब कौम के सामने बाय नेम आएंगे, उनको बाय नेम एंड शेम किया जाएगा। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल तैमूर तालपुर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब, रहनुमा है PMLN के। दोनों मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले अली गौहर साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। आज की जो इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसका लुब्बे लुबाब, उसके चीता नकात मैंने भी बताए, हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी भी, आपने भी आई एम श्योर सुनी होगी। सर, आपको क्या लगता है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किन लोगों के लिए की गई थी? उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, या कहीं ना कहीं इस हुकूमत या आपके लिए तो नहीं की गई कि देखे भाई हम तो अपना हाउस इन ऑर्डर कर रहे हैं, हमने तो अपने लोगों के खिलाफ चार्जशीट भी दे दी और उनके खिलाफ हम फैसले भी कर रहे हैं, अब जरा हुकूमत भी थोड़ी हिम्मत करे और जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको अरेस्ट करे। ये किसके लिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये आज की जो ISPR की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं कि ये बहुत अहम है। और ख़ास तौर पर आपको पता है कि ISPR की तरफ से जब भी कोई प्रेस रिलीज या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तो उसमें एक एक लफ्ज़, उसकी पूरी जो इबारत होती है, वो उसको बार बार उस पर बड़े गौर व खौस के बाद उसको फाइनलाइज किया जाता है। और ख़ास तौर पर एक चीज़ आपने इसमें जिक्र किया जब आप अपना इंट्रो दे रही थी, आपने कहा कि सियासतदानों को और कारकुनों को, एक लफ्ज़ उन्होंने ये भी बोला है कि दीगर माशरे या माशरती
हमारे जो अनासिर हैं उनमें से भी कोई हुआ, उसमें वो तमाम लोग आ जाते हैं जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो जो बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं या किसी भी मकातब फ़िक्र के लोग हैं, जो इनके सहूलतकार थे या कार्रवाई करने वाले थे। और साथ ही साथ ये भी बड़ी अहम बात है कि ये जो कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई को करने के लिए काफ़ी दिनों से प्लानिंग हो रही थी, इसका भी ज़िक्र किया गया। इसका जी। मतलब ये है कि ये वाक़या कोई अचानक किसी गमो-गुस्से की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये एक अंडरस्टूड था, इसकी प्लानिंग की जा रही थी और इसका एक प्लान बी भी था, जो कि ये ना कर सके और उसके बाद ज़ाहिर है कि जो हमारे इदारे थे, जो कानून मतलब है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो हरकत में आ गई और इन शरपसंदों की पकड़-धकड़ शुरू हो गई। अगर वो ना होती तो इसके बाद इन्होंने दीगर मुल्की अमलाक के ऊपर भी इसी तरह से हमले करने थे। लेकिन जी। यहाँ पर ये बात काफ़ी काबिल गौर है कि वो लोग जो आपको पता है कि इसके ताने-बाने बड़े अरसा दराज से चलते हैं और इसके सहूलतकारों के। ये ताने-बाने उस वक़्त से शुरू होते हैं जब धरने दिए गए थे। ये ताने-बाने उस वक़्त से शुरू होते हैं जब पीटीवी पर हमला किया गया था, जब सुप्रीम कोर्ट के इर्द-गिर्द कब्रें खोदी गई थी, जब नेशनल असेंबली के जंगले तोड़े गए थे। फिर आपने देखा कि जो अभी इन दिनों में आपने देखा कि जो लॉकडाउन हुए, जब ये कॉल देते थे चेयरमैन पीटीआई, जब शहरों को बंद करने की बातें करते थे, जब 1 साल कबल भी इन्होंने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ये रेड जोन के अंदर दाखिल हुए और वहां जी। पर अपनी शरपसंदी की गई, तो जी। मैं समझता हूं कि इनके हौसले बढ़ते गए। ये इसलिए आया, ये वक्त इसलिए आया कि उन पर इनको कानून के कटहरे में नहीं लाया गया। इनकी सहूलतकारी उस वक्त भी हो रही थी और आज भी माजरत के अच्छा, साथ एक इनकी मिनट सहूलतकारी अली गौर बलोच साहब, 8-8 एक मिनट, मिनट एक में मिनट मेरी मुझे गुजारिश सुन नहीं लेना, नहीं, मैं आप ही के 8-8 साथ हूँ। मिनट एक में एक 8-8 सवाल ऐड कर लें जमानतों सर। की सूरत में अब भी सहूलतकारी हो रही है। ठीक है, एक छोटी सी चीज ऐड कर लें। अली गौर साहब, आप हुकूमत में हैं, आप लोग को पता है मास्टरमाइंड कौन है 9 मई के पूरे वाकयात का? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है और आप देख लेंगे कि जब तहकीकात सामने आएँगी तो वो चीज़ें खुद ही बड़ी वाज़ेह हो जाएँगी और उसमें कोई ढकी-छुपी राय नहीं रह जाएगी। मास्टरमाइंड इसके चेयरमैन पीटीआई हैं और इसके तो ताने-बाने जो हैं वो अच्छा, मतलब है कि अली ज़मान गौर पाक बलोच से साहब, शुरू होते हैं बिल्कुल और जमान पाक और से शुरू और होते हैं। आप और कह रहे हैं उसके चेयरमैन साथ-साथ पीटीआई है, तो और सर वो अभी तक जवान और पाक में क्यों हैं? वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? अगर आईएसपीआर सामने देखिए आकर के उसकी बता रहा है कि जी ये हमारा लेफ्टिनेंट जनरल जिसके ऊपर कार्रवाई की, ये हमारे 7 ब्रिगेडियर, ये हमारे दीगर अफसरान, आपको कितना वक्त लगेगा कि कहने में कि भाई ये चेयरमैन पीटीआई है, अब ये जमान पाक में नहीं रहेगा, अब या तो ये ढियाला जाएंगे या ये जेल जाएंगे? कितना वक्त लगेगा सर? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। व्हाई इज ही आउटसाइड? देखें, बात ये है कि जिस तरह से कि आज आईएसपीआर ने बड़ी वजाहत की है, जाहिर है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो सबूत इकट्ठे किए जा चुके हैं हाँ, और इकट्ठे किए जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि कोई इजलत में इस किस्म का हो कि जिसमें कोई कानूनी ऑलराइट। सुकम बाकी रह जाए या ये कल को कहें कि जनाब फिर किसी अदालत का सहारा लें। आज भी आपने देखा है कि इन शरअंगेज लोगों की सहूलतकारी जारी है। ये वही शरअंगेज हैं जिन्होंने अदलिया को धमकियां दी, एक खातून जज को इन्होंने खड़े होकर धमकी दी। ये वही शरअंगेज हैं जिन्होंने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी हमला आवर हुए और 8-8 मिनट में इनको 8-8 जमानतें भी दी गई। जी। मैं समझता हूं कि किसी भी हमने भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद की, इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के ऊपर तनकीद की, लेकिन आज तक किसी अपने इदारे के ऊपर हमला आवर नहीं नहीं, हुए, ना हमारे लेकिन कारकुनान, अली गौर ना बलोच हमारी साहब, लीडरशिप ने। अदालत तो हमने और भी बहुत से लोगों को जमानत दे रही है। आपके पास भी 10,000 तरीके हैं। आपके पास से मुराद है हुकूमत के पास भी 10,000 तरीके होते हैं कि अगर अदालत जमानत दे रही है तो आपने किस केस में कैसे पकड़ना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अदालत ने बोला है कि जमानत दे देते हैं, जिनको अदालत ने बोला है कि जी रिहा कर देते हैं, लेकिन वो अभी भी जेल से बाहर नहीं आते। ज्यादा दूर नहीं जाती, आप ये परवेज लाई साहब की एग्जाम्पल देख लें, तो आपको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उठाने में दिक्कत हो रही है, पकड़ने में। देखें, वो जो केसेस हैं उनमें वो केसेस नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि जिस तरह से ओके। कि साबका अदवार में 90-90 दिन के रिमांड दिए जाते थे, सियासी मुखालफिन की जमानतें नहीं होने दी जाती थी। हम चाहते हैं कि हम मुकम्मल सबूत के साथ, ये एक केस नहीं है, इसके ताने बाने फॉरेन फंडिंग केस से भी मिलते हैं। इसके ताने बाने हमारे उन जगहों से भी मिलते हैं जहाँ से हमारे जो चंद एक वो ममालिक जिनके साथ हमारे अच्छे तल्लकात नहीं हैं, या हमारे राइट। यूं कह लें कि जो हमारे मुल्क के मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, जिन ममालिक से होती हैं वो ऑपरेट होती हैं, वहाँ से इनको फंडिंग्स भी आती है। और आपको पता है ओके। फॉरेन फंडिंग केस भी, वो भी एक बड़ा काबिल जिक्र केस है जिस जो जहाँ से इनको फंडिंग होती रही है।
और किस किस तरह के इन्होंने बयानिए बदले, कभी कहा अमेरिका की साजिश है, कभी कहा मुझे फलां ने निकाल दिया, कभी कहा मेरे ठीक खिलाफ है। फलां ने साजिश की। तो ये वो शरपसंदी थी, शरंगेजी थी, जिसके लिए इन्होंने, आपको पता है कि पूरी कौम को तफरीक करने की कोशिश की, कौम के आ गया नौजवानों को पॉइंट सर। हमारे इदारों के खिलाफ जो भड़काने की कोशिश की, और अल्टीमेटली वो कुछ कर दिखाया। अब इसकी ऑडियो वीडियोस और वाज़ेह सबूत तो कोई ढके छुपे हुए नहीं है, वो ऑल तो राइट। मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के कौम के बच्चे बच्चे के सामने आ बट चुके हैं। सर स्टिल, इनकी जो शरंगेजियां हैं, जो इनकी ऑल द गुफ्तगू है, जो इनकी पॉलिटिशियंस, बातें हैं। ऑल द सिविलियंस, उनकी जो कार्रवाई के लिए हुकूमत से बार बार पूछा जाएगा, उनकी तरफ देखा जाएगा, जब तक जो तमाम तर 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद जो हैं वो उनको अरेस्ट नहीं किया जाता, उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई नहीं होती। मैं आपके पास वापस आती हूँ अली गौहर बलोच साहब। लेट मी गो टू तैमूर तालपुर साहब। लेट्स मी सी कि आपकी जो बाकी आधी हुकूमत है वो इस बारे में क्या सोचती है। तैमूर, एक चीज़ बड़ी एविडेंट है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो ये एविडेंट है कि ये मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं। लाइफ में पहली दफ़ा, क्योंकि अगर ये कहा जाता था कि जी मुकद्दस गायें कोई नहीं होनी चाहिए, अब तो अगर मैं कहूँ कि जी वो जो मुकद्दस गायें हुआ भी करते थे उनको भी अकाउंटेबल ठहराया गया है। और ये बात खुद उनका इदारा DGISPR इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और DGISPR इज़ नॉट डूइंग एन ऑर्डिनरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं ये समझती हूँ कि ईद से पहले इतना बड़ा धमाका कर दिया है, तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो लगता है कि इस लपेटे में सब आएंगे और ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं है जो उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया है। ये मौक़िफ़ पहले से हमारे सामने आया था और आना भी चाहिए था। मेरे ख़्याल से हर चीज़ की एक लिमिट होती है। बहुत नुकसान किया हमारी इकॉनमी का, बहुत कोशिश की नुकसान करने की हमारी इंस्टीट्यूशंस की। इस फितने ने, इसने बहुत कोशिश की हमारी पाक आर्मी के ख़िलाफ़ ये सब साजिशें करने की। पता नहीं किसका प्रेशर था, किसकी ताकत थी, किसके बलबूते पे ये न्याजी कर रहा था। वॉज इट सम अदर लॉबी, वॉज इट इंडिया, वॉज इट रॉ, समझ नहीं आता। पर ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि ये बड़ा क्लियर मैसेज ISPR की तरफ से आया है और ये आना भी चाहिए था। देयर इज़ अ लिमिट टू टेकिंग अप विद ऑल व्हाट वन डज। पर जब आपने एक चीज़ बहुत सिंपली प्रूव कर दी कि आप और किसी के नहीं पर बेसिकली पाकिस्तान के और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, तो ये तो होना था। अगर कोई हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ इतनी दूर तक जाएगा, हमारी इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ इस हद तक गिरेगा, तो ये बहुत अच्छा मैसेज बहुत पहले दे देना चाहिए था। जब हमें पता चल चुका था इस फितने की नीयत क्या है, इस फितने का तरीक़ेकार क्या है, जब हमने देखा था कि इसने कोशिश पूरी की कि किसी भी तरह IMF के साथ डील ना हो, लोन्स वापस रीपेमेंट ना हो, जब इनकी सूबे में हुकूमत थी, उन्हें अपने सूबों में, पंजाब में, KPK में अपने फाइनेंस मिनिस्टर्स को अहकामात जारी की कि किसी तरह ये ख़राब करो, तो उस टाइम पर वॉज अ आई ओपनर। दैट इज़ व्हेन द एक्शन शुड हैव बीन टेकन एंड नॉट आफ्टर व्हाट दे डिड राइट नाउ। पर एक अच्छी चीज़ ये है कि अब पहले हमारे सामने था, अब इस फितने का जो असली चेहरा है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम के सामने आ चुका है। और बस दुख है तो इसी बात का है कि क्यों हमारा सुप्रीम कोर्ट आज भी इनके साथ पार्टनर है, इनके साथ सहूलतकारी कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये बात बिल्कुल हमारी समझ से बाहर है। अगर कोई ऐसा वास्ता है, कोई फैमिली टर्म्स हैं, कोई इनके रिश्तेदारों में कोई इनके फ़ैन क्लब है, तो मेरे ख्याल से इस सबको सियासत से बाहर रखना चाहिए था। और जिस तरह से पार्लियामेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे पावर्स को अंडरमाइन करने की कोशिश जा रही है, एक कानून, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब हम कोई कानून बनाते हैं, जब हम कोई रूलिंग देते हैं, उसके ख़िलाफ़ जाना सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत ही जो है सो दुख की बात है। हर किसी इंस्टीट्यूशन का, हर किसी का एक अपना प्ली ऑफ काम है, अपना एक तरीक़ेकार है, अपना एक एम्बिट है। उस एम्बिट से बाहर निकलना ना तो पार्लियामेंट को चाहिए और ना ही सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। तो मैं होपफुल हूँ कि ये सब चीज़ें बेहतर होंगी, सुप्रीम कोर्ट अपना एहसास करे इस चीज़ का कि वो कितना आउट ऑफ लाइन जा रही है। आपकी बातों से लगा है, एंड जस्ट आई एम रिपीटिंग इट ताकि मज़ीद क्लैरिटी हो जाए। मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूँ। आपको लग रहा है जिनको आप फितना कह रहे हैं, जो कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जैसे कि आपकी बाकी आधी हुकूमत ने कहा, आपको लगता है कि जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो कि एक्चुअली मास्टरमाइंड है और उनको इसलिए नहीं अभी तक अरेस्ट किया जा रही है, उनके खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर रहा है, एंड इफ़ दैट इज़ व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सर, तो मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि क्या रियासत, क्योंकि इस टाइम पर हुकूमत और इदारा दोनों सेम पेज पर है, तो रियासत हो गई ना, तो क्या रियासत इतनी कमज़ोर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फ्रैक्शन या एक शख्स या 2 शख्स या 4 अशख़ास अगर कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं
तो तब तक बाकी कौम को उसका यरगमाल बनाया जाता रहेगा। आज देखें ना, ISPR ने स्टेप लिया, आपके मुताबिक देर लिया, लेकिन स्टेप तो लिया। इससे पहले कभी सोचा था कि किसी लेफ्टिनेंट जनरल के खिलाफ कार्रवाई होगी? इससे पहले क्या सोचा था कि किसी ब्रिगेडियर के खिलाफ कार्रवाई होगी? इससे पहले क्या सोचा था कि 3 आम अफसरान के खिलाफ होगी? नाम नहीं दिए लेकिन कार्रवाई तो की ना। तो आप लोग अपने कॉलीग, अपने सियासतदान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, वो भी मेरिट पे। सर एक और चीज जो कि मैं इन्फोर्स करना चाहती हूँ इस शो में, कि जो भी हो रहा है वो मेरिट पर हो रहा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में नहीं हो रहा। सर तो लूप होल कहाँ है? क्या राना सनाउल्लाह साहब की तरफ लूप होल है? मोहसिन नकवी साहब की तरफ लूप होल है? लूप होल कहाँ है? कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही हैं? लूप होल सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसके अलावा कहीं भी कोई होल, कोई लूप कुछ भी नहीं है। Everyone is on one place because it is the matter of Pakistan. It is the matter of our economic stability. It's the matter of the respect of our martyred shoda. तो everyone is on one page, but they are not. और रियासत को बिल्कुल ताकत है, रियासत से ज़्यादा ताकत किसी को नहीं है। पर ये भी पीपल्स पार्टी की एक सोच है, एक मेंटालिटी है कि सुप्रीम कोर्ट का जो इज़्ज़त है, जो रुतबा है, वो रहना चाहिए। पर मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट करता रहा तो फिर शायद बैठकर एक और धरना, 2 और धरने, 3 और धरने, धरनों पे धरने सुप्रीम कोर्ट के बाद लेने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादती की और इन चीज़ों को बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट होती है। वो लिमिट मेरे ख्याल से कब की क्रॉस हो गई है। पर हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो पता नहीं क्यों इस चीज़ को समझ नहीं रही। 1-2 लोगों की वजह से पूरी जुडिशरी बदनाम हो रही है। और मेरे ख्याल से आपने देखा है कि जुडिशरी के और जो बेहतर लोग हैं, जो होशियार जजेस हैं, जो समझते हैं, ये ख्याल रखते हैं, उनमें भी दरारें आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लोगों की नाराज़गियाँ हो गई हैं। तो ये इट इज़ टाइम, आई थिंक, फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू रियलाइज इट्स मिस्टेक्स एंड कम बैक टू वन पाथ। कानून हर किसी के लिए बराबर है और बराबर होना चाहिए। अब 2 कानून एक के अंदर दिस इज अनदर डिबेट कि व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन द गवर्नमेंट एंड जुडिशरी, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट, या हुकूमत और जुडिशरी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे साथ बने रहिएगा, मुझे छोटा सा वक्फा लेने की इजाजत दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। वेरी ऑनरेबल सीधी बात जोन के अंदर ज्वाइन किया हुआ है जी तैमूर तालपुर साहब ने, वेरी ऑनरेबल अली गौहर बलोच साहब ने। दोनों के दोनों हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी एंड PMLN रिस्पेक्टिवली अपनी अपनी जमातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक सियासी तौर पर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट सामने आ रही है, और वो जो सियासी डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा 7 समंदर पार हमें कुछ दिनों पहले बरतानिया में, लंदन में नजर आई, और इस टाइम पर वो गल्फ स्टेट्स में। क्योंकि मैं बात कर रही हूँ नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है 14 अगस्त को आएंगे वापस, कोई कह रहा है भाई जुलाई में ही आ जाएंगे, कोई ये कह रहा है कि जी बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद ही जो है नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। ये तो हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है इस डायनामिक को समझना कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक ड्रामाई मोड इख्तियार कर रही है। वो इसलिए क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत की बहाली के लिए, पाकिस्तान के रिवाइवल के लिए वो UAE चले गए। और सिर्फ वो UAE नहीं गए, वहाँ से ज़ाहिर सी बात उन्होंने अबू धाबी के बाद ज़ाहिर सी बात उन्होंने सऊदी अरेबिया जाना है। एंड ये जो उनका पूरा का पूरा दौरा है ये सिर्फ निजी दौरा नहीं है। ये दौरा जिस तरीके से उनको प्रोटोकॉल मिल रहा है, इससे पता चलता है कि आने वाला सियासी मंजरनामा क्या होगा। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब या PMLN को हुकूमत में से मिलेगा, उनका इक़्तिदार में से होगा, बल्कि उनको हर चीज़ में पार्ट एंड पार्सल रखा जाएगा। अली गौहर बलोच साहब, इस तनाजुर में अगर मैं आपसे पूछूं कि नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं, वो डेट्स नहीं जो मैंने आपको बताई हैं, एक वो डेट जो कि नून लीग हमें बताएगी, क्योंकि माहौल तो बन चुका है। नवाज शरीफ साहब UAE में हैं, सऊदी अरेबिया जाएंगे, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो पूरा एक शिफ्ट आ रहा है ब्लॉक का, उसके अंदर नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो वो 16 सितंबर से पहले आएंगे कि 16 सितंबर के बाद आएंगे? देखिए बिनिश, 16 या 17 सितंबर की बात नहीं है। असल में सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब का हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, मईशत की तरक्की के लिए पाकिस्तान में हमेशा नवाज शरीफ साहब का बड़ा अहम किरदार रहा है। वो 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं,
उन्होंने मुल्की सलामती की बात हुई तो आपके इल्म में है कि वो जब चागी के मकाम के ऊपर धमाके हुए थे तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब अमेरिका की बड़ी बड़ी ऑफर जो थी उस उनके आगे डट गए थे। फिर आपने देखा कि मुआशी तरक्की की बात हुई तो बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, जिस तरह से दहशत गर्दी मुल्क में थी वो रोकने के लिए ज़रब अकबर वो तमाम ऑपरेशन भी उन्हीं के टाइम में हुए। तो नवाज शरीफ साहब अब भी यकीनी तौर पर आपने दुरुस्त कहा है कि जो वो जिन दौरों पर हैं, जिन मुआशी मसाइल से पाकिस्तान गुजर रहा है और जिसमें चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान को मुआशी तबाही में और शरअंगेज़ी में और सियासी तबाही की तरफ धकेल के गए हैं, उसको निकालने के लिए वो राय आमा हमवार कर रहे हैं बैनुल-अक़वामी लेवल के ऊपर। और जो भी हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे जो भी पाकिस्तान की खातिर हमें तआमुन दरकार होगा उसमें नवाज शरीफ साहब जो है वो अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया। जहाँ तक आपने आने का पूछा है कि 16 सितंबर से पहले आएंगे या बाद में आएंगे, देखिए बात ये नहीं है, बात असल ये है कि नवाज शरीफ साहब को जब जब भी इलेक्शन से दूर रखा गया, 3-4 इलेक्शन का तो आपको भी पता है, चाहे वो 2002 का इलेक्शन हो, 2008 का इलेक्शन हो, 2018 का इलेक्शन हो, और इससे पहले भी कई दफ़ा नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करने दिया गया, बल्कि उनकी हुकूमतें गिराई गई, उनके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए गए। आज भी आप देख रहे हैं कि अदालतों के जरिए किसी न किसी तरह से इस फितने की जो है वो सहूलतकारी हो रही है। जिस तरह से जमानतें मिल जाती हैं, जिस तरह से कि पार्लिमान का काम कानून साजी है, उसको कानून साजी के ऊपर स्टे ऑर्डर मिल जाता है। तोशा खाना का केस जिसका मैं खुद कंप्लेनेंट हूँ उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर दे दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी चीज़ें ढकी छुपी हुई नहीं। जिस तरह से जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने जो अक्सरियती 4 लोगों का फैसला था उसको अकलीती फैसले को पुल के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया और उनके फैसले को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। अच्छा, तो ये एक वो मिनट, तमाम अली हकायक गौर बलोच साहब, जाहिर है ये जो बात जिस बिल्कुल तरफ आप ठीक आप कर रहे इशारा हैं। कर रही हैं। नहीं, मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल कर लूँ। ये देखें ना, अभी नेशनल सेनेट बाद नेशनल असेंबली के अंदर भी ये जो तरमीम है इस हवाले से ये हो चुकी है, कानून साजी आप कह लें, जिसके अंदर ये कहा गया है कि भाई जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वह 5 साल पर कंसेंसस हो गया है कि वो 5 साल होगी। हर वो आर्टिकल जिसके अंदर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल की होगी डिस्क्वालिफिकेशन। सर, फिर भी आपको उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तो ज़रूरत है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को स्ट्राइक डाउन कर देती है तो मुद्दा तो फिर वहीं का वहीं है। नवाज शरीफ साहब जितना चाहे मर्जी ऑफिशियल प्रोटोकॉल लेते रहें, फिर तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑन बोर्ड नहीं होता सेनेट और नेशनल असेंबली में की गई इस कानून साजी, इस तरमीम से। देखें, हम इस बात पर बहस, मेरा ख्याल है कि ये कोई करनी बनती नहीं है। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अपनी ज़ात से ज़्यादा पाकिस्तान के मामलात को मुकद्दम समझा है और उन्होंने हमेशा हर दौर में उन्होंने और उनके ख़ानदान ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए। लिहाजा ये कहना कि ये तासुर सिर्फ ये देना कि नवाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए आ रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर ही बनेंगे, हाँ ये हमारी ख्वाहिश है, ये पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, ये उन लोगों की ख्वाहिश है जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हुए अपनी आंखों से देखा है और उसको सराहते भी हैं। हम उनकी इन ख्वाहिशात को एहतराम की और बड़े प्यार की नज़र से देखते हैं। बजा फरमा रहे हैं सर, लेकिन आपकी नेशनल असेंबली की गई हर कानून साजी को हमने स्टे ऑर्डर के जरिए रुकते भी देखा है सर। देखें, नवाज शरीफ साहब की अगर ज़ात को देखा जाए तो यकीन करें कि वो इस इक़्तिदार के लिए हरगिज़ कभी भी कोशा नहीं रहे हैं। उनके लिए मुकद्दम जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियत रही है। लेकिन बहरहाल इसका फैसला मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के साथ साथ हमारे जो पार्टी के कारकुनान हैं और दीगर लीडरशिप है जी, हम ये समझते हैं कि जिस तरह से एक बंदे को आपने देखा ना, आप पनामा केस ही ले लें, एक खानदान को टारगेट किया गया सुप्रीम कोर्ट के एक अभी मौजूदा जज साहब ने जिक्र किया कि वो सरासर नवाज शरीफ साहब के साथ जाती थी। फिर आपने देखा कि किस तरह से अकामा का बहाना किया गया और पनामा के ऊपर सजा सुनाई गई। सुप्रीम कोर्ट एक जो है वो एपलेट अथॉरिटी है, लेकिन उसके अंदर उनको ट्रायल किया गया और उसके जरिए गैर कानूनी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन की गई। और ताहयात जो है जिस तरह से अभी पार्लिमान ने एक कानून साजी की और उसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिए गए, ये चीजें वाकई है। तो क्या इसका मतलब है कि हम नवाज शरीफ साहब के हाथ पांव बांध कर उन बेरहम और कानून और आइन तोड़ने वाले लोगों के आगे झोंक दें?
जिनके के अज़ाइम ना पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं और ना ही ऑल राइट, आई हमारे गॉट योर सियासी पॉइंट। और नवाज माशी शरीफ निज़ाम के साहब हक की में बेहतर है। पाकिस्तान वापसी की राहें हमवार हो चुकी हैं। एक आने वाले दिनों का जो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा है वो हम गल्फ स्टेट्स में देख रहे हैं कि यूएई, दुबई एंड उसके बाद सऊदी अरेबिया में जिस तरीके से तमाम तर ये प्लानिंग चल रही है, उससे पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान का जो आने वाला सियासी मंजरनामा है वो क्या है। तैमूर तालपुर साहब, आपसे भी मेरा कुछ सिमिलर ही सवाल है, क्योंकि बात इतनी सादा तो है नहीं कि मरीम नवाज़ ने अब्बू जी से मिलना है तो वो चली गई वहाँ पर, दुबई चली गई, ऐसा नहीं है। बिलावल भुट्टो भी गए हैं, आसिफ अली जरदारी की भी खबरें हैं, बिलावल भुट्टो साहब की भी खबरें हैं। तो मसला ये है कि मैं दुबई प्लान जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो बता ही सकते हैं आप सर। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे मत डालिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए सारे वहाँ इकट्ठे हुए हैं। नहीं जी, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्यों करेंगे? पर ऑफ कोर्स दो कोलिशन पार्टनर्स हैं, दो कोलिशन पार्टनर्स के साथ साथ दो सियासी जमातें हैं, मेजर सियासी जमातें पाकिस्तान की, जो कि आने वाला हुकूमत भी बनाने वाली हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बैठ के इन दो लीडर्स को आपस में बैठ के सही करनी है। PML नून के मैं कारकुनों की, लीडर्स की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, पर एक जो टायर है अपना नून लीग का, जैसे मेरे भाई अली गौर बलोच साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने हमेशा बड़ी सुलझी हुई बातें की है। कुछ इनके जो लोग हैं, कुछ एमएलए थोड़े जज्बाती हैं, कभी कभार ऐसी बात कर जाते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और मैं तो जब भी होता हूँ ऐसे किसी शो पे, तो मैं बजाय लड़ाई झगड़ा करने के आर्ग्यूमेंट को बताता हूँ, यार हम कोalition में हैं, हमें पाकिस्तान के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए बहुत कुछ काम करना है, तो ठंडा ठंडा करके खाओ। तो बेसिकली बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको आपस में डिस्कस करनी है। जारी बात है कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मियाँ साहब बनवाना चाह रहे होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो जरदारी साहब बनवाना चाह रहे होंगे। तो दिस इज़ द राइट फोरम जहाँ पर सब इकट्ठा बैठे हुए हैं, और जो भी बात होगी मुझे यकीन है पाकिस्तान की बेहतरी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए होगी। ठीक है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आते हैं फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन के लिए। विल बी बैक। वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है, ज्वाइन किया हुआ जी तैमूर तालपुर साहब ने, मेरे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, जो इसहाक डार साहब हैं, मतलब वो वैसे तो खैर इतने गुस्से में नहीं रहते थे, आजकल हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, सहाफ़ियों शाफ़ियों को डांट वांट भी देते हैं। चलें वो तो कोई बात नहीं, अब ज़ाहिर सी बात है प्रेशर है तो बंदा हो जाता है हीट ऑफ द मोमेंट में ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं इसहाक डार साहब को सुन रही थी और वो फरमा रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा जुल्म है कि जो एक शख्स है वो मल्टीपल पेंशन्स ले रहा है, जो सरकारी मुलाजिम रहे हैं और वो मुख्तलिफ इदारों से पेंशन्स ले रहे हैं, तो एक वक्त में एक ही पेंशन लेनी चाहिए। बहुत अच्छा फैसला है सर, मैं इसको बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी, मैं बड़ी खुश हूँ, ये इसहाक डार साहब का बड़ा अच्छा इकदाम और बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन सर सवाल मेरा ये है कि जब साथ ही उन्होंने ये बात की ना, उससे अगली बात जो उन्होंने की ना, मैंने कहा अरे भाई ये डार साहब आपने क्या कर दिया। डार साहब ने क्या कहा आप पहले खुद सुनिए। हमारे साथियों ने हज के लिए जाना है, कल हमने एक स्पेशल आखिरी हज फ्लाइट अरेंज की है। जिन साथियों ने इसका फैसला किया हुआ है, इंशाअल्लाह वो उसके लिए तैयार रहें और वहाँ हमारे लिए दुआ करें। जो मसाइल पिछले चंद सालों से सामने आ रहे हैं, अल्लाह ताला हमको उन मसाइल से निजात देंगे और बेहतरी की तरफ सफ़र होगा। दो चीज़ें, एक तो बात दुआओं पर आ गई, अब तो दुआ ही कर सकते हैं, ऊपर वाला मेहरबान होगा तो पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो आगे चलेगा। और दूसरी चीज़ जो मेरे लिए बड़ी कंसर्निंग है, जहाँ पर मेरा दिल किया खड़े होकर डार साहब के लिए ताली बजाऊं कि मल्टीपल पेंशन आपने बंद कर दी, बस एक इदारे से एक ही पेंशन लेनी है। सर वहीं पर ये कह रहे हैं कि मैंने फ़्लाइट अरेंज कराई है, स्पेशल फ़्लाइट, और जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हज के लिए जाएँ, तो सर वो अपने पल्ले से तो नहीं जाएंगे ना, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से ही जाएंगे। फिर एक फ़्लाइट अरेंज की है, मतलब कि फ़्लाइट अरेंज करने का मतलब एक चार्टर्ड तैयारा अरेंज किया है, मतलब एक वक्त पे आपको 2-2, 3-3 पेंशनें दुख रही हैं, और दूसरे ही जुमले में आपने आवाम को एक शौक दे दिया कि खुसूसी तैयारा अरेंज किया है। सर क्या ये खुला तेजाद रही है? व्हाट इज़ दिस? बड़ी अच्छी बात की, इस बात पर काफ़ी कंफ्यूजन है, और शायद आपने डार साहब की कल की स्पीच नहीं सुनी, मैं उधर हाउस में बैठा था, उन्होंने इस बात की वजाहत भी की है, शायद वो बात आपके नज़रों से नहीं गुजरी। असल बात ये है कि हमारा बजट इजलास चल रहा था और बहुत सारे हमारे जो MNAs हैं वो हज के लिए उन्होंने अपना फाइनल किया हुआ था और वो हज पे जाना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि बजट सेशन भी अहम था, बजट भी अप्रूव होना था, उसमें भी हिस्सा ले रहे थे,
23 तारीख को सऊदीया ने पूरे दुनिया में हज फ्लाइट्स जो थी वो बंद कर दी थी, और 25 तारीख की एक हमने स्पेशल, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने जो सऊदी सफ़ीर है उनसे और सऊदीया के प्रिंस से बात करके 25 तारीख की परमिशन ली कि जो लोग 23 तारीख को नहीं जा सके वो 25 तारीख को जाएंगे। और मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से ये वजाहत भी कर रहा हूँ और एक गारंटेड बात कर रहा हूँ कि तमाम लोगों ने अपने किराए खुद भरे हैं, तमाम लोगों ने अपने हज पैकेज अपनी जेब से दिए, किसी को कोई टिकट का किराया माफ नहीं था, कोई फ्री में कोई हज को गवर्नमेंट के खर्च पर गए नहीं है, अपने अपने पैकेज खरीद कर गए हैं। ऑलरेडी उन्होंने पैकेज लिए हुए थे, ऑलरेडी उन्होंने टिकट्स लिए हुए थे, लेकिन चूंकि फ्लाइट्स 25 को नहीं जा रही थी तो लिहाजा अपनी जेब से किराया भर के, और हज के लिए वो तो हज ही नहीं है अगर आप किसी और के पैसे के साथ करें, तो वो ये मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से डार साहब की आप वो क्लिप भी जरूर सुनवाइएगा अपने कल के प्रोग्राम में जिसमें उन्होंने इस चीज की वजाहत भी की है। बहुत अच्छी बात है, वजाहत आ गई है। प्रोग्राम कब खत्म हो गया है? दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी और आप लोगों से फीडबैक का कहूंगी कि बिल्कुल आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। बाकी आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।